भाजपा के दृष्टिपत्र के जवाब में कांग्रेस ने अपना दृष्टिपत्र आर्थिक नीतियों को केंद्रित कर जारी किया है। आर्थिक विकास कांग्रेस का मुद्दा, इसी नाम से ये घोषणा पत्र डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया। ये मैनिफेस्टो की तरह का एक आर्थिक दृष्टिपत्र है जो आर्थिक विकास की 8 से 10% की दर को दिखाता है। बीजेपी के शासन में केवल एक ही तिमाही में ये 10% रही है। हमारा केंद्र बिंदु आर्थिक विकास पर है। हम एक समान आर्थिक विकास की ओर भारत को ले जाएंगे, विशेषकर गरीब और पिछड़े लोगों का विकास। particularly bringing economic growth into the poorer and backward regions of India. घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास का है। इसमें समाज के गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद लोगों को विकास के पथ पर ले जाने का संकल्प लिया गया है। इसकी प्राथमिकताओं में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, कृषि क्षेत्र का पुनर्विकास और निवेश योग्य वातावरण बनाना है। फील गुड फैक्टर की बात करते हुए ये घोषणा पत्र कहता है कि निवेश की दर निजी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं दिखा पाई है। इसमें एनडीए सरकार की राजकोषीय कुशासन पर जोर दिया गया है, जबकि भारत आर्थिक प्रगति कर रहा है। एनडीए और कांग्रेस के बीच तुलना करता यह दृष्टिपत्र 1990-95 के मध्य प्रगति की दर को रेखांकित करता है और साथ ही साथ 10% के विकास के दर के लक्ष्य का वादा भी करता है। Basically, two functions. First of all, it brings out clearly. ये दृष्टिपत्र मुख्यतः दो बातें दिखाता है। पहला, पिछली कांग्रेस सरकार के परफॉर्मेंस को और उससे संबंधित तथ्यों और आर्थिक प्रबंधन को। आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक विकास की संपूर्ण वृद्धि को, जब कांग्रेस सत्ता में थी, और पिछले 5-6 साल के बीजेपी के शासन को। When the Congress was in power, as against the last 5 or 6 years when the country was governed under the BJP dispensation. The economic growth under the BJP has been about 5%. बीजेपी के शासन काल में आर्थिक वृद्धि दर 5.7% के आसपास रही है, जो कांग्रेस के शासन काल में रही 6.7% से काफी कम है। बीजेपी के शासन में निवेश की दर नहीं बढ़ी है, जबकि कांग्रेस के समय में 17% तक थी, और भारत के इतिहास में पहली बार संगठित क्षेत्र में रोजगार की दर साल दर साल गिरती गई है। Employment in the organized sector has been reduced year after year. यदि कांग्रेस अपने सपनों को साकार करना चाहती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने दृष्टिपत्र से अवगत कराना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दृष्टिपत्र में दर्शाई गई आर्थिक नीतियों को यदि कांग्रेस जनता को समझाने में सफल होती है तो एक बार फिर जनता देश की बागडोर कांग्रेस के हाथों में सौंप सकती है। नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी के राहुल गांधी ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राजनीति में अपना कदम रख ही दिया और उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र से अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल के सक्रिय राजनीति में आने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की दूसरी पार्टियों के सारे समीकरण ही गड़बड़ा गए। राहुल को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पुरानी साख को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उन्हें अतीत की परछाइयों से बाहर आकर अपनी सफलता की पटकथा खुद लिखनी होगी। पीढ़ियों में रिश्ते बदल जाते हैं, ये समाज का चलन है। राजनीति में साल महीने तो क्या, दिन भी रिश्तों को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन अमेठी है कि उसने नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों के वर्तमान और अतीत को ऐसे सहेज कर रखा है जैसे सारा लम्हा उनके सामने समय के साथ ठहर सा गया है। अमेठी में जिस गर्मजोशी से गांधी परिवार का स्वागत हुआ, उससे कांग्रेसियों के चेहरे दमक उठे। दूर दराज से आए लोगों के जहन में राजीव गांधी की यादें ताजा हो गईं। जब भीड़ ने काफिले को रोक लिया तो लोगों के उत्साह को देखकर राहुल और प्रियंका कार की छत पर आ गए। एक मंझे हुए राजनेता की तरह अभिवादन कर राहुल ने लोगों का दिल जीत लिया। अमेठी के बहाने उत्तर प्रदेश का राजकुमार जनता को सौंप दिया गया। हिंदी भाषी भारत के लिए आज भी नेहरू गांधी परिवार सबसे अधिक चमत्कारी नेतृत्व पैदा करने वाला परिवार है और उसकी बागडोर अब राहुल के हाथ में है। ये सभी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। राहुल के चुनावी दौरों में उमड़ रहा जनसमूह भी राहुल के चमकते भविष्य की ओर इशारा करता है। राहुल के उत्तर प्रदेश में आने से सारे जातीय समीकरण तो गड़बड़ा ही गए और दूसरी पार्टियों की बेचैनी भी बढ़ गई। राहुल प्रियंका का जादू युवाओं पर असर भी दिखाने लगा है।
अगर राहुल ने उत्तर प्रदेश के किले को जीतने में कामयाबी हासिल कर ली तो फिर दिल्ली तक का सफर उनके लिए आसान हो जाएगा। चुनाव की बयार चारों ओर बह रही है। नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए भी उन्हें तरह तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं। पहली बार भाजपा ने भी मुस्लिम समुदाय को फील गुड कराने का बीड़ा उठाया है। शायद ये सोचकर ही प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि यदि केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो उर्दू भाषा के विकास के लिए पूरे देश में 2 करोड़ उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। मदरसा छात्रों के लिए 74 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की बात भी की। वाजपेयी ने कहा, मैं ये बातें चुनाव के मौसम में किसी वोट पाने के लालच में नहीं कह रहा हूं। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मुसलमान रहते हैं, उनको छोड़कर मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पसंख्यकों के प्रति भाजपा का कट्टरपंथी रुख धीरे धीरे मुलायम होता जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये बयान भाजपा के नजरिए में आए बदलाव का ही एक नमूना है। हम ये पूछते हैं, 15 साल में आपने एक स्कूल नहीं खोला, एक उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल आपने नहीं खोला, सर्व शिक्षा अभियान में उर्दू की कोई गुंजाइश नहीं पैदा की आपने, और कहते हैं हम अब 2 लाख या 2 करोड़ कुछ फेरा है हिंसों का भी, वो हम कायम करेंगे। हमारा उसके पीछे केवल एक मकसद है कि अगर मदरसा एजुकेशन भी हो रही है तो हो, लेकिन वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जुड़े। मदरसा एजुकेशन बंद नहीं हो, लेकिन उस मेन स्ट्रीम एजुकेशन से वो जुड़ना चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो हमने पिछले दिनों ये काम किया तो उससे 10,000 मदरसों से निकले हुए लोग प्राइवेट सेक्टर में उन्हें नौकरी पाई, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाई। और ये पहली बार हुआ है कि पिछले 3 सालों में मदरसों से निकले हुए 10,000 जो लड़के थे वो नौकरियों में गए, प्राइवेट सेक्टर में उन्हें नौकरियां मिली। गुजरात में हुए दंगे मुसलमानों को सोचने पर जरूर मजबूर करते हैं, मगर प्रधानमंत्री का दुखी मन से ये कहना गुजरात में जो हुआ नहीं होना चाहिए था, हम फैसला करें कि कभी दूसरा गुजरात नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, एनडीए सरकार बनने पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, शिक्षा और विकास की पूरी गारंटी दी जाएगी। गुजरात के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है, उन्होंने आज तक एक लफ्ज इस अपने अफसोस का इजहार नहीं किया कि इतनी इंसानी जानें तलफ हुई, इतनी औरतों की बेगुरबती हुई और देश की इतनी संपत्ति जलाई गई। अफसोस इस बात का है कि दुनिया में हमें आंखें शर्म से झुकानी पड़ी। उन बेसहारा लोगों के लिए इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तकरीबन सबसे पहले उनको मोदी को हटाना था। सारी दुनिया से ये मुतालबे हो रहे, उन्होंने नहीं उठाया। गुजरात में जो घटना हुई, पहला ऐसा कम्युनल राइट है जो कि पूरे 5 साल में एक कम्युनल राइट ऐसा हुआ, एक घटना हुई। कांग्रेस के रजीम में हर महीने कहीं ना कहीं कम्युनल राइट होता था। एक कैलेंडर बना हुआ था कि इस महीने यहाँ होगा, इस महीने भिवंडी में होगा, तो दूसरे महीने भागलपुर में होगा, तीसरे मनियाना में होगा, मेरठ में होगा, मुरादाबाद में होगा। एक लाइन लगी रहती थी। कुछ समय पहले तक ये आम धारणा थी कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। दूसरी पार्टियां ये डर दिखाकर मुस्लिम वोटों को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करती रहीं। मुसलमानों को वोट बैंक ही माना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के प्रयासों से ये धारणा टूटती नजर आ रही है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। धर्मनिरपेक्ष छवि रखने वाले आरिफ मोहम्मद खान अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं शाही इमाम बुखारी ने मुस्लिम समुदाय से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है, जो कि भाजपा के प्रति अल्पसंख्यकों के बदलते नजरिए की बानगी है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं तो देश की आंतरिक समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। इसके लिए दोनों समुदायों के बीच विश्वास बढ़ाने और शंका के माहौल को दूर करने की जरूरत है। श्री वाजपेयी एक ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम समुदाय में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि अन्य समुदायों में। उनके इन्हीं प्रयासों का नतीजा है चुनाव में रुझानों के अनुसार अल्पसंख्यकों ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया। एनडीए अगर अपने वायदों पर खरा उतरता है तो भविष्य में अल्पसंख्यक समुदाय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के पीछे लामबंद हो सकता है। चुनाव का यह दस्तूर है कि कभी किसी दल का पलड़ा भारी होता है तो कभी किसी का। यही हाल रहा 2 चरणों में हुए मतदान का। मार्च में हुए सर्वेक्षणों के मुताबिक चारों ओर फील गुड की हवा चल रही थी
और सत्तारूढ़ एनडीए की सरकार एक बार फिर बनने के कयासे लगाए जा रहे थे। लेकिन चुनाव आते आते इस फील गुड का असर फीका पड़ता दिखाई दिया, जो एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए काफी था। पहले चरण के चुनाव सर्वेक्षणों में जिस तरह से एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद जगी थी और उसे 140 सीटों में 90 सीटें मिलने के आसार थे, उस लिहाज से पहला चरण राजग के लिए सुकून देने वाला था। लेकिन दूसरे चरण के मतदान के बाद हुए चुनाव सर्वेक्षणों ने एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। हर एक राज्य में सीटें फिर भी एक दो कम होंगी, क्योंकि पिछली बार ही कहीं 75%, कहीं 80%, कहीं 90% सीट लाए थे जीत के बीजेपी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान वगैरह में, ऐसे राज्यों में। तो अब वो है वो प्रतिशत मेंटेन कर सकना, शायद एक आध जगह कर लें और कहीं कहीं स्लिप भी हो सकता है। एक तरह का ट्रेंड ऐसा नज़र आता है कि एनडीए की सीटें या वोट प्रतिशत घट रहा है, लेकिन जहाँ तक एग्जिट पोल्स का सवाल है ये गलत भी हो सकते हैं। आपने दिसंबर 2003 में जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे 4 स्टेट्स में, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो एग्जिट पोल्स निकले थे वो एकदम गलत थे। दूसरे चरण में जिन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुए उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर प्रमुख हैं। राजग को चुनाव सर्वेक्षणों में उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन वहीं कर्नाटक में वो अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है, जबकि महाराष्ट्र में उसकी हालत पहले की तरह है। अभी तक हुए 279 सीटों के चुनाव के लिए चुनाव सर्वेक्षणों में एनडीए की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है। इनमें दिखाया गया है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की संभावना है। इनके मुताबिक एनडीए पूर्ण बहुमत के लिए 273 सीटों में से 235 या 255 तक सीटें मिलेंगी, जो कि बहुमत के लिए अपर्याप्त है। हालांकि एनडीए ने चुनाव सर्वेक्षणों को एक सिरे से नकार दिया है और अब उन्होंने अपना ध्यान उत्तर प्रदेश में बाकी बचे सीटों पर केंद्रित कर दिया है। वहीं चुनाव सर्वेक्षणों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 190 से 210 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन ये सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। तीसरे और अंतिम चरण पर जहां एनडीए का भविष्य टिका है, वहीं कांग्रेस की भी उम्मीदें टिकी हुई हैं। एक बात साफ है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका रहेगी। इस समाजवादी पार्टी के सेल्फ इंटरेस्ट में ये बात नहीं है कि वो भाजपा के साथ जाएं। उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो यूपी में है, वो श्री केसरीनाथ त्रिपाठी भाजपा के चुने हुए व्यक्ति हैं, जो कि स्पीकर हैं वहाँ यूपी हाउस के, उनके एक जजमेंट पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। वो जजमेंट देते हैं कि जिन दल बदलुओं ने मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन दिया था, उनके एक्शन पर अभी तक फैसला हुआ नहीं है। उनकी संख्या इतनी है कि अगर स्पीकर साहब कह दें कि भाई ये इनका गलत था, इनको हाउस से हटाओ बाहर, तो सरकार टूट जाएगी। तो उस बात को देखते हुए पूरे आसार हैं कि चुनाव हो यूपी में। ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादा सीटें ले सकता है उसकी भूमिका होगी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती जी हो। इन दोनों नेताओं की काफ़ी अहम भूमिका रहेगी नई सरकार में। 2 चरणों के मतदान के बाद आए चुनाव सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि एक त्रिशंकु लोकसभा बनने के आसार हैं। जहां इन्होंने राजग को चिंतित किया है, वहीं कांग्रेस ने दूसरे दौर के बाद आए इन सर्वेक्षणों के अनुसार सरकार बनाने का अपना दावा मजबूती से रखा है। अब ये चुनाव सर्वेक्षण कितने सच और कितने झूठ साबित होते हैं, ये तो परिणाम आने पर ही नजर आएगा। अभी तक हुए मतदान सर्वेक्षणों से जो छवि उभर कर सामने आई है, उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत का संकेत मिलता नजर नहीं आ रहा। इस लिहाज से भी ये चरण और महत्वपूर्ण हो जाता है। कई दिग्गजों का भविष्य आज होने वाले मतदान पर निर्भर करेगा। जिन महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों का भविष्य तय होना है, उनमें प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी, राम जेठमलानी लखनऊ से, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से, मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से, शरद यादव तथा लालू प्रसाद यादव मधेपुरा से, स्टार से नेता बने धर्मेंद्र बीकानेर से, कल्याण सिंह बुलंदशहर से, सैयद शहनवाज किशनगंज से और कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में हैं। पिछले चरणों के अनुमानों से सशंकित एनडीए को इस चरण में बढ़त के संकेत तो हैं, परंतु बहुमत के लिए उसे और अधिक प्रयास की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चरण में भाजपा और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस भी कुछ लाभ की स्थिति में है, परंतु त्रिशंकु लोकसभा की आशंका से बलवती हुई समाजवादी पार्टी की संभावनाएं कमजोर होती नजर आ रही हैं।
इस चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियों में काफी बदलाव किए ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके। मतदान करना एक कानूनी अधिकार है और मजबूत लोकतंत्र के लिए लोगों को चाहिए कि इस प्रक्रिया में भाग लेकर मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। चुनाव का चौथा चरण समाप्त होने के साथ ही अब सबकी निगाहें पांचवें और अंतिम चरण में होने वाले मतदान पर टिक गई है। सभी दल इस चरण के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें दिल्ली प्रमुख है, जहां से कई राजनीतिक दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। यहीं की नई दिल्ली संसदीय सीट पर कांटे की टक्कर है। भाजपा ने जहां स्वस्थ छवि के अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री जगमोहन को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष अजय माकन को खड़ा किया है। एक बुजुर्ग और एक युवा के बीच आमना सामना होने से इस सीट का चुनाव बड़ा रोचक बन गया है। ये देखिए बिजली सफाई वगैरह का तो इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, जब से आए हैं बिजली के बिल 3 गुना हो गए हैं। जब से आए हैं हाउस टैक्स यहाँ पे गांव में जहाँ नहीं लगता था वो लगवा दिया, और जहाँ पानी है पानी के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे ले जाते हैं, प्लानिंग कमीशन के पैसे ले जाते हैं। पानी का इतना बुरा हाल दिल्ली में कर रखा है और फिर हम लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं। एक तो गलत करते हैं काम और दूसरा कहते हैं जैसे MP से पूछो। ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ पे 70% एरिया NDMC या CPWD के अंडर है, और NDMC और CPWD के इलाके के अंदर बिजली और पानी सप्लाई की जिम्मेदारी NDMC और CPWD के अंडर आती है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। और इसके अंदर जगमोहन साहब फेल हो गए हैं। उन्होंने जो है केंद्र सरकार के तरफ से जो एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि पीछे से डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने NDMC ने करनी है, CPWD ने करनी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पिवटल रोल जो MP को प्ले करना पड़ता है वो नहीं कर पाए। दोनों ही नेताओं की स्वस्थ छवि के कारण लोग असमंजस की स्थिति में हैं। एक तरफ जगमोहन मध्य वर्ग की खास पसंद हैं, वहीं दूसरी तरफ अजय माकन की पकड़ सभी तबकों में दिखाई देती है। खासकर युवाओं में उनको लेकर काफी उत्साह है। भाजपा जहां अपनी इस सीट को सुरक्षित मानकर चल रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा से ये सीट छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि दोनों दल विकास के मुद्दे को लेकर प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ भारत की सेवा माता की सेवा है, शहर की सेवा अपनी धर्मपत्नी की सेवा है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा अपने बच्चे की सेवा है। तीनों के पीछे एक ही भावना होती है कि आप किस कमिटमेंट से, किस ऑनेस्टी से, किस लगन से काम करते हैं। ये तीनों में एक ही है। और जो चेहरा है वाजपेयी जी का, जो काम उन्होंने उनकी सरकार ने की है, हमारी सरकार ने की है, जो हमने अपने पर्सनल लेवल पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, इसके लेवल पे हम जीत मांग रहे हैं। हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, जिसके अंदर लैंड और लॉ एंड ऑर्डर दोनों दिल्ली को मिलनी चाहिए। एनवायरनमेंट संबंधित इश्यूज़ को मैं उठाऊंगा। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नाले हैं नई दिल्ली में जिसको कवर करने की ज़रूरत है। यहाँ पीने के पानी की बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिसके अंदर CPWD, NDMC और दिल्ली जल बोर्ड, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। ये सब की सब चीज़ें मिलकर करेंगे और झुग्गी झोंपड़ियों को भी ठीक तरीके से करने की ज़रूरत है। नई दिल्ली संसदीय सीट जो सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी बस्ती है, वहां भाजपा और कांग्रेस लोगों को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा की सुरक्षित सीट पर कांग्रेस यदि युवाओं को अपनी ओर खींचने में सफल हो तो तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ सकती है।